अतुल ने जो वीडियो बनाया ना, मुझे वो आदमी इतना कंपोज दिखा, काम, वो इतने प्लेनली अपनी आप बीती बता रहा है, तो लगता ही नहीं है कि यार ये आदमी अपनी जान लेने वाला है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। केस आपको क्यों लगा इसने इतने लोगों को छुआ, क्यों झकझोर के रखा लोगों को? अतुल का सुसाइड नहीं है, कहीं ना कहीं ये सैक्रिफाइस है एक ऐसे सिस्टम को झकझोरने के लिए जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल अंधा हो चुका है और बहुत ज़्यादा एक तरफा हो चुका है। एक और चीज़ जो कि अतुल ने अपनी सुसाइड में भी कही, अननेचुरल सेक्स की बात। कहीं कोई तो मुझे सबूत देगा ना, किसी अपराध का मांगेगा ना कोई बच्चा। हाँ ये बताओ कैसे? अब हस्बैंड के ऊपर अननेचुरल सेक्स का इल्ज़ाम लगता है, ससुर और देवर के ऊपर रेप या मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगता है। एम टारगेट एक ही होता है कि किसी तरह से अरेस्ट करवाओ। जिस जज के बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि हमें पता है कि ये फर्जी है, वैसे पुलिस वाले भी बोलते हैं हमें पता है ये फर्जी है, लेकिन हमारे को तो काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग लड़के खुदकुशी कर चुके हैं। जो इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं महिलाएं, उनको पनिश किया जाए। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, टेम्पलेट। क्या टेम्पलेट है? मान लें कोई केस फाइल हो जाता है, तो सबसे पहले झट कौन से केसेस लगाए जाएंगे? रेप के केसेस, गैंग रेप के केसेस हम लोग देखते हैं जहां पे बिल्कुल झूठा फंसाया गया लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दी। नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला विद सौरभ। और आज हम इस एपिसोड में जो बात करने जा रहे हैं, दरअसल एक ऐसा मुद्दा मुझे लगता है कि देश के लाखों लाख या शायद करोड़ों में भी लोग उससे प्रभावित होते हों, तो उनकी ज़िंदगियों को छूने वाली कुछ बातें आज हम करने जा रहे हैं। हम आज बात करेंगे, अभी आपने एक केस देखा बैंगलोर में, 34 साल का एक नौजवान और जिसका एक बहुत ब्रिलियंट फ्यूचर हो सकता था, अतुल सुभाष, एक टेकी, वो एक एआई इंजीनियर थे। और उन्होंने कैसे एक फैमिली डिस्प्यूट में परेशान होकर इस लीगल सिस्टम जस्टिस से हार कर अपनी जान ले ली। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी आप बीती दुनिया को बताई, 90 मिनट का एक वीडियो बनाया उन्होंने, जिसमें वो बड़े कामली बता रहे हैं कि पिछले 2.5-3 साल में मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी है। इस सिस्टम ने जैसे उनको तोड़ करके रख दिया था, हालांकि उनके चेहरे पर वो नज़र नहीं आता। 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिख करके गए हैं। उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई, छोटा सा उनका बच्चा है, पीछे माता पिता हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, एक भाई है। और उन्होंने जो बातें कहते हुए ये कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का अंत करने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं अपने ही दुश्मनों को बलवान बनाता रहूँगा अगर मैं ज़िंदा रहा। सोच सकते हैं आप, वो आदमी किस हद तक परेशान किया गया होगा, टॉर्चर किया गया होगा। और ऐसे एक केस नहीं, अब तो इस केस के बाद से ज़रूर देश के अंदर एक आवाज़ उठी है कि भाई मर्द लोग, पुरुष जिस तरीके से परेशान किए जाते हैं, चाहे वो डाउरी का लॉ हो, चाहे महिलाओं को परेशान करने के नाम पर अलग अलग तरीक़ों से, ये हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, ये क्या पुरुषों के खिलाफ बन गया है? ये इंसाफ देना क्या, अब क्या पुरुष जो हैं वो इस कानून से इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते? ऐसी बातें होने लगी हैं। और क्या इसमें अब कुछ किया जाना चाहिए? तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज जी हैं आज प्रोग्राम में। दीपिका, बहुत स्वागत है आपका। दीपिका ऐसे मामले उठाती हैं, ऐसे लोगों की मदद भी करने की कोशिश करती हैं। आप उनको मेंस राइट्स एक्टिविस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट होने के अलावा वो एक फिल्म मेकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी तो हैं ही। और उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो दिखाए हैं, ऐसे लोगों से बात की हैं कि कैसे पूरे के पूरे परिवार तबाह कर दिए जाते हैं। और अभी हम लोग बात कर रहे थे, मुझे दीपिका बता रही थी बहुत सारे लोग, लड़के खुदकुशी कर चुके हैं। जी, पिछले एक हफ्ते में मेरे ख्याल से ऐसे 7 और केसेस आ चुके हैं। आज सवेरे ही मैं एक पोस्ट शेयर करके आई हूँ सौरभ व्यास नाम के लड़के की, ग्वालियर से, जिसको उनकी पत्नी और उनकी सास जो है वो कह रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाए और झूठे केसेस में फंसाने की धमकी दे रही थी। अभी जनवरी 16 को उनकी शादी हुई थी और 14 दिसंबर को उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक साल भी नहीं। 1 साल भी नहीं हुआ। अभी दीपिका ने, हम लोग बात कर रहे थे तो मुझसे पूछा कि ये केस आपको क्यों लगा इसने इतने लोगों को छुआ, क्यों झकझोर के रखा लोगों को? तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको किसने इफेक्ट क्यों किया। मुझे तो इसलिए किया क्योंकि वो जो अतुल ने जो वीडियो बनाया ना, मुझे वो आदमी इतना कंपोज दिखा, काम, वो इतनी प्लेनली अपनी आप बीती बता रहा है, तो लगता ही नहीं है कि यार ये आदमी अपनी जान लेने वाला है या ये इतना परेशान होगा कि इसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ये समझ में आया, शायद वो और लड़ भी लेता, क्योंकि मुझे सक्षम दिखाई दे रहा था, मजबूत लड़का दिखाई दे रहा था, लेकिन शायद उसको ये लगा कि कोई एंड नहीं है इसका।
ये तो मैं करता जाऊंगा, मैं पैसे भी देता जाऊंगा, मैं केसेस लड़ता जाऊंगा, हर तारीख पर मैं पहुंचूंगा, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिलने वाला, तो मैं जिंदगी भर ये करूं, इससे अच्छा है आई शुड एंड इट। अतुल के केस में मैं पिछले कुछ दिनों से जब से अतुल का सुसाइड हुआ है, बहुत पहली बार चर्चा हो रही है मेंस इश्यूज के ऊपर, मेंस राइट्स के ऊपर, और क्या हमारा सिस्टम, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ही पुरुषों के खिलाफ हो चुका है। मैं तब से यही बोल रही हूँ कि अतुल का सुसाइड नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि उनकी ऐसी इंटेंशन थी कि नहीं, बट मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि ये सैक्रिफाइस है। ये सैक्रिफाइस है एक ऐसे सिस्टम को झकझोरने के लिए जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल अंधा हो चुका है और बहुत ज़्यादा एक तरफा हो चुका है। और अतुल सुभाष का तो एक सुसाइड है, मैं तो सौरभ जी पिछले 12 साल से ऐसे जाने कितने सुसाइड के केसेस दुनिया के सामने लेकर आ चुकी हूँ। कहीं पे 7 मिनट का सुसाइड वीडियो छोड़ा है एक आदमी ने इसी तरह की सेम सिचुएशन में, कहीं पे 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा है, कहीं पे लाइव अपनी बात बता के और उसके बाद सुसाइड किया है। अभी थोड़े दिनों पहले बॉम्बे के एक केस में हम लोगों ने जस्टिस की कैंपेन चलाई थी, संदीप पासवान नाम के आदमी ने 20 मिनट का सुसाइड वीडियो छोड़ा। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस देख चुके हैं, लेकिन शायद अब बहुत अति कहीं ना कहीं समाज में भी होती हुई लोगों को भी दिख रही है। तो इस केस ने सब वो जितने भी पेंट अप इमोशंस थे और एक फीलिंग थी कि हाँ बहुत ज़्यादा एक तरफा हो गया है और सब लोग अपने आसपास इस तरह के केसेस आज के टाइम पे देख रहे हैं, तो सब लोगों ने सामने आने की कोशिश भी की है अतुल के केस के बाद, और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ या से प्रश्न करने की भी जो है कोशिश आज की तो है। सोशल मीडिया है ना, जी। तो आपको समाज क्या सोच रहा है उसका एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है। बाढ़ आई हुई है लोगों की, जी। कुछ भी करें इसके परिवार को अतुल को इंसाफ मिला चाहिए। मैं एक बात पहले कह देना चाहता हूँ ताकि इससे पहले कि हम और बातें करें, ये प्रोग्राम या हमारी मंशा किसी भी तरीके से वो जेन्युइन महिलाएं जिनके साथ अत्याचार होता है और होता है, ये कानून उनको सुरक्षा देने के लिए बने थे, उनको इंसाफ देने के लिए बने थे। किसी भी कीमत पर हम उनकी लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमारी नीयत नहीं है। और हम लेकिन अगर किसी भी लॉ का मिसयूज़ हो रहा है और वो इतना रैम्पेंट हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि अब वो बहुत कॉमन बात बन गई है, तो उसको भी एड्रेस करना हमारी जिम्मेदारी है, मीडिया के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। और कोर्ट्स हैं, सब कुछ हैं, तो वो भी इस पर देखते ही हैं, हम आए दिन देखते हैं, अदालतें भी अब टिप्पणी करती हैं कि भाई आप ऐसे मिसयूज़ नहीं कर सकते एक लॉ का। और लड़कियों को, औरतों को के खिलाफ भी केसेस होते हैं कि आपने झूठ बोला, आपने इसको जब गलत केस में फंसाने की कोशिश की है। अतुल के बहाने हम इस सिस्टम पर ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि हर आदमी की तो जर्नी अलग होगी, उसकी किसने परेशान किया, झूठा आरोप लगाया, कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट इज देयर इन दिस सिस्टम जो इस एक आदमी को इंसाफ नहीं देता। सौरभ, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नियत, और वो बहुत ही ज़्यादा कीमती शब्द है। नियत इन सब कानूनों को लाने की बिल्कुल ये है कि जो महिलाएं जिनके साथ गलत हो रहा है उनको न्याय मिले, और बिल्कुल मिलना चाहिए। जो पुरुष इस तरह के काम करते हैं या जो पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं या अपने से नीचा समझते हैं उनको, और उसकी वजह से वायलेंस करते हैं, उनको 200% पनिश करना चाहिए और स्विफ्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। मैं पुरुषों के लिए काम करती हूँ, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है कि मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के लिए कानून ना हो या ऐसा कुछ। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और जो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है वो नियत की ही आ रही है। दूसरी तरफ की नियत कि जो इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं महिलाएं, उनको पनिश किया जाए। पुरुष को तो आपने पनिश करने के लिए कानून बना दिए, लेकिन जो महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, वहां पे नियत में हमारे को थोड़ी सी कमी लगती है हमारे सिस्टम की कि पनिश किया जाए, और इसी वजह से मामले जो हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अगर डेटरेंट हो, अगर पनिशमेंट मिले, अगर कोर्ट स्टैंड ले ले कि आपने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है तो आपको भी हम पनिश डेफिनेटली करेंगे, कहीं एक स्ट्रिक्ट शुरुआत हो, तो मुझे लगता है कि एक समाज में मैसेज जाएगा कि आप ऐसे काम ना करें। आए दिन हम लोग हाई कोर्ट्स में केसेस डिसमिस होते हुए देखते हैं। मैं कहूँगी सिर्फ 498 के नहीं, रेप के केसेस, गैंग रेप के केसेस हम लोग देखते हैं जहाँ पे बिल्कुल झूठा फंसाया गया लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। रोहतक की एक कोर्ट ने गैंग रेप के केस में 2 पुरुषों को बिल्कुल बिल्कुल इनोसेंट पाया। उस एक आदमी की एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको और उसके फ्रेंड को फंसा दिया था झूठे गैंग रेप के केस में। तो 3-4 साल के बाद जब पता चला कि बिल्कुल ही फर्जी मुकदमा था, तो उसको अक्विटल तो दिया ही गया उन पुरुषों को, लेकिन कोर्ट ने बोला कि हम महिला को पनिश करेंगे।
क्या पनिशमेंट मिली? मजाक की पनिशमेंट मिली। 7 घंटे कोर्ट में खड़े रहने की Don't tell me. पनिशमेंट। यस, यस। दिल्ली ये हाई प्रूव कोर्ट, होने के बाद कि ये यस, यस, फेक केस था। यस। उन्होंने कहा कि महिला की अब शादी हो चुकी है, उसका अपना घर है, हम उसकी जिंदगी को परेशान नहीं करना लड़कों की चाहते। इट जिंदगी? इज ऑन रिकॉर्ड। लड़कों की जिंदगी? कुछ नहीं, 2 साल जेल में रहे थे वो लोग। दिल्ली हाई कोर्ट एक बिल्कुल फर्जी रेप केस को रद्द करता है। महिला को पनिशमेंट मिलती है 2 महीने कम्युनिटी सर्विस करने की। आप बताइए, कर्नाटका हाई कोर्ट एक महिला ऐसी जिसने पिछले 8 साल में 10 रेप के केसेस दर्ज कराए थे, शादी करके उसके बाद लोगों को झूठा फंसाया था, आउट एंड आउट क्रिमिनल माइंडेड वुमन, उसके द्वारा दर्ज किया गया एक झूठा 498 का केस रद्द करते हैं। और ये जो जज हैं, जस्टिस नाग प्रसन्ना, बहुत ही उम्दा जज हैं, बहुत अच्छी जजमेंट्स देते हैं। उनको हमने ओपन लेटर भी लिखा था और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे ओपन लेटर का कॉग्निजेंस भी लिया। हमने उसमें सजेस्ट किया था कि इस महिला के नाम जो है अब रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए और ये इस तरह की एफआईआर ना दर्ज कराए, ऐसा इंश्योर होना चाहिए और इस महिला को पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं मिली। सिर्फ जस्टिस नाग प्रसन्ना ने कहा कि इसका नाम जो है डेटाबेस में अब दर्ज करा जाए, ताकि 10 तो जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है, 11 ना करे। जो 10 बर्बाद कर चुकी है उसके लिए उसको क्या पनिशमेंट तो दिया इसके आपने? लिए कोई लॉ नहीं है क्या? लॉ है। फॉल्स एविडेंस देना, फॉल्स एफिडेविट्स देना, किसी इंसान को ऐसे मुकदमे में फंसाना जिसकी पनिशमेंट 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, ऐसे कानून हैं हमारे इंडियन पीनल कोड में भी थे, अब भारतीय न्याय संहिता में भी है। बट कोर्ट्स नहीं है उस नियत की कि पनिश करें, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और अगर किसी लड़की ने आरोप लगाया, महिला ने किसी पुरुष पर आरोप लगाया, डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप है, डाउरी का आरोप है, मैं तो हल्के वाले क्राइम बता रहा हूँ अभी, दूसरे नहीं, तो क्या होता है? इमीडिएट रिएक्शन सिस्टम का क्या होता है? पकड़ो, अरेस्ट करो? नहीं जो दहेज के जिस 498 है, अब 85-86 भारतीय न्याय संहिता हो गया है, उसमें पहले इमीडिएट अरेस्ट था। मेरी जो डॉक्यूमेंट्री है मार्टर्स ऑफ मैरिज, मैंने 2016 में रिलीज़ करी थी, 2012 में बनानी शुरू की थी। तो मैं 2000 लगभग 14-15 तक का हम लोगों ने डेटा, उसमें जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का था वो हम लोगों ने दिखाया है। तो लगभग 5.5 लाख महिलाएं 498 में अरेस्ट हुई हैं, जो कि बहनें या माएँ थी एक पुरुष की, और लगभग 20 लाख 25 लाख शायद पुरुष अरेस्ट हुए थे, जितना हम लोगों ने 10-12 साल का डेटा कोलेट किया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि इमीडिएट अरेस्ट 498 में नहीं होंगे। पहले आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पहले आप इंक्वायरी कीजिए, और अगर आप अरेस्ट करते हैं तो भी पुलिस को रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इंसान ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली। तो 498 में जो इमीडिएट अरेस्ट था, या जो दहेज के केसेस में इमीडिएट अरेस्ट था, वो अरनेश कुमार जजमेंट के बाद काफ़ी कुछ कम हुआ। लेकिन सौरभ, यहाँ पे आता है एक और चीज़ जो कि अतुल ने अपनी सुसाइड में भी कही, अननेचुरल सेक्स की बात। IPC 377 पहले था, अब नहीं है। जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार में कहा कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं होंगे, तो उसके बाद एडवोकेट्स ने एक नया टेम्पलेट तैयार कर लिया। अब हस्बैंड के ऊपर अननेचुरल सेक्स का इल्ज़ाम लगता है, ससुर और देवर के ऊपर रेप या मोलेस्टेशन का इल्ज़ाम लगता है, एम टारगेट एक ही होता है कि किसी तरह से अरेस्ट करवाओ। क्योंकि जब इंसान अंदर होता है तब फैमिली की डेस्परेशन जो है वो एपिक प्रोपोर्शंस पे होती है, और तब आप 25 लाख मांगो, 50 लाख मांगो, मरता क्या ना करता कोई इंसान बोलता है कि आप रेप में तो पैसे अरेस्ट लो, होगा ही। अरेस्ट होगा ही होगा। तो उसके बाद हम ये मुकदमे बहुत ज़्यादा देखने लग गए, इतने ज़्यादा देखने लग गए कि मुझे याद है DIG मेरठ हैं, लक्ष्मी जी थी, पहले थी, अब नहीं होंगी, अब किसी और पोस्ट पे होंगी। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि 498 में 377, 377 अगर ऐड होता है तो आप इमीडिएट अरेस्ट नहीं करेंगे। इतने ज़्यादा मामले बढ़ने लग गए। ये मेरठ में उन्होंने एक लोकल लेवल पे अपना इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनको सच्ची में बहुत ज़्यादा खराब लगता है अगर इनोसेंट इंसान के साथ इस तरह से गलत होता है। तो कुछ ऐसे सर्कुलर्स हमने दिल्ली में भी आते हुए देखे हैं, महाराष्ट्र में भी इतना आते हुए कॉमन हो देखे हैं। चुका था नेचुरल सेक्स का जी चार्ज लगाना। जी, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं,
बस बोल दिया कि 3 साल पहले 4 साल पहले इन्होंने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश की थी, गिरफ्तार हो तो जाओ। वो आईपीसी 377 ऐड हो जाएगी, उसमें गिरफ्तारी है ही है। तो आप देखिए ना अतुल के खिलाफ क्या क्या केसेस थे। एक तो मर्डर का केस लगा दिया था, 302 का केस लगा कि उसके फादर इन लॉ जो कि लंबी बीमारी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से जिनकी डेथ हुई उनके थी। खुद के फादर, निकिता सिंघानिया के खुद के फादर। हाँ, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है, वो ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स ने ये बताया था कि इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारी शादी जल्दबाजी में की गई जी, और उसके थोड़े टाइम बाद वो ही पास्ड अवे। यस, उनके मर्डर का चार्ज कई महीनों के बाद इनके ऊपर लगाया गया, जी, शायद 1.5-2 साल के बाद लगाया यस, गया। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज है कि मेरे साथ शराब पी करके ये मारपीट करता था। 10 मुकदमे उस 9 मुकदमे थे जी, उस आदमी के। और वो जी, ये कह रहा है कि जहाँ लड़की है उसकी सुविधा के लिए वहाँ केस सुना जाएगा। तो वो जौनपुर में है, वो जौनपुर में अपनी माँ और भाई के साथ रहती है, वहाँ केस लगता है। मैं बैंगलोर से अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के 40 बार जा चुका हूँ पिछले कुछ महीनों में, जौनपुर जा चुका हूँ। 120 डेट्स लग चुकी हैं और उसने ये भी बताया कि मुझे 23 छुट्टी मिलती है अपने दफ्तर से। आई मीन ये बड़ी लोगों को लगेगा यार इतने बड़े केस में आप ये ऐसी बातें क्यों बता रहे नहीं, ये हो? बहुत अतुल बता के इंपॉर्टेंट ये बात है। हरासमेंट ही है ना। नो, ये बिल्कुल हरासमेंट है। और मैं तो सौरभ आपको ऐसे ऐसे केसेस बताऊंगी जिनको सुन के यूं लगता है कि भाई मतलब ये क्या तमाशा है। लड़की काम कर रही है बैंगलोर में, ठीक है, केसेस उनकी शादी कहीं हुईगी मान लो दिल्ली में, केसेस लगेंगे कहीं जाके टॉप नॉर्थ में, मतलब जहां पे भी आप केस करना चाहो आप वहां पे केस। और अतुल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जुरिस्डिक्शन की। तो जहां पे पति पत्नी रहे हैं फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ पीरियड रहे हैं, वहां पे कोई केस नहीं होगा, वहां पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। लेकिन जहां पे महिला है वहीं पे केसेस वो दर्ज करा सकती है। इस बंदे को चाहे 2000 किलोमीटर चाहे 3000 किलोमीटर इसको ट्रैवल करके डेट्स पे भी जाना पड़ेगा। सिर्फ इसको नहीं जाना पड़ेगा, इसके माँ को भी जाना पड़ेगा, इसके पिता को भी जाना पड़ेगा, इसके भाई को भी जाना पड़ेगा। चाहे वो उनकी पत्नी के साथ 1 दिन भी नहीं रहे, 2 दिन भी नहीं रहे, सिर्फ शादी में आए हो। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे पति जो है उसकी बहन जो है मैरिड है, यूएस में रहती है, या भाई जो है वो कनाडा में रहता है, उन सब के नाम भी दर्ज कर लिए जाते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है वो इतना ज़्यादा हरासिंग है कि आपको सब कुछ दिख रहा है कि बिल्कुल फॉल्स इम्प्लीकेशन है, ज़बरदस्ती हरास करने के लिए इन सब लोगों को इम्प्लीकेट किया गया है, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती हूँ, ऐसे केसेस में जहाँ पे खासकर पुरुष के ऊपर वायलेंस हो रहा हो या अब्यूज़ हो रहा हो या उसके साथ गलत हो रहा हो शादी में, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि वो डिवोर्स फाइल कर दे या फिर सेक्शन 9 फाइल कर दे। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो बेचारे पहले इनिशिएटिव लेते हैं अपनी आवाज़ उठाने का, एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने का, क्योंकि और तो उनके पास कोई कानून है नहीं, तो वो डिवोर्स ऑप्ट करते हैं। उसके बाद महिला जो है, जो कि कहीं ना कहीं उसको अब्यूज़ ही कर रही थी, वो जो है उसके ऊपर 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस 125 का केस तो लगाती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन भी लगाती है कि जो उसने भी डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है वो भी उसकी जगह पे ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे 99% मामलों में उस केस को भी उसी की जगह पे ट्रांसफर कर देता है। तो जो लेवल ऑफ हेल्पलेसनेस है, जो लेवल ऑफ फीलिंग है कि आर वी ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, डू वी ऑल्सो स्टैंड समवेयर, एंड लाइक ही सेज इन हिज सुसाइड कि अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर गटर में उसकी अस्थियों को निर्वाहित कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देता है कि उसको ये लगा पिछले 4 साल में सिस्टम से जूझते हुए कि उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, टेम्पलेट। क्या टेम्पलेट है? मान लें कोई केस फाइल हो जाता है तो सबसे पहले झट कौन से केसेस लगाए जाएंगे? सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में बुलाया जाता है। जैसे कोई महिला कंप्लेंट दर्ज कराती है, वहाँ पे आपको तारीखें पड़ती हैं, जहाँ पे काउंसलिंग के नाम पे आपको बेसिकली ये बताया जाता है कि आप या तो उसकी डिमांड्स मान लीजिए और या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो आपको लेकर जाएगी, जहाँ पे आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो इंसान कहता है कि चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो क्रिमिनल जो जस्टिस अतुल ने सिस्टम कहा में कि नहीं मैं फाइट मैं करूंगा। लड़ूंगा, ठीक। नहीं, तो चाहे बिल्कुल ही फर्जी मुकदमा ना हो, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल वाले हैं वो ये बोलते हैं कि जनाब अगर ये एफआईआर दर्ज कराना चाहेंगी तो हम तो एफआईआर दर्ज करेंगे ही करेंगे। वहाँ पे एफआईआर दर्ज हो जाती है।
498A, 406, 377, 323, 324, ये मैं पुरानी धाराएं बता रही हूँ। ये सारी। अच्छा, फिर मैं आपको बाद में एक केस ज़रूर बताऊंगी, दिल्ली का ही केस है। ब्रदर के ऊपर मॉलेस्टेशन का चार्ज, फादर इन लॉ के ऊपर मॉलेस्टेशन का चार्ज, इस तरह से बहुत एक तो ये पूरा का पुलिस पूरा वालों को नहीं दिखता कि ये झूठे चार्ज हैं? पता मतलब है, दिखता होगा। दिखता है। बोलते हैं जनाब क्या करें हम, उसने स्टेटमेंट लिखी है तो हमारे को तो जो ये धारा, बोलते लगाना है आपने। यस, धारा लगानी है आपके ऊपर। उसके बाद बकायदा बोलते हैं, जैसे जिस जज के बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि हमें पता है कि ये फर्जी है, वैसे ही पुलिस वाले भी बोलते हैं हमें पता है ये फर्जी है, लेकिन हमारे को तो काम करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये हमारा कानूनी दायित्व है कि महिला हमारे पास आई है तो चाहे वो झूठ भी बोल रही है, हमारे को तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है जिसमें महिला मेंटेनेंस मांगती है, रेजिडेंस राइट्स मांगती है। जो ये जिन्होंने 40,000 रुपए इनका जो ग्रांट हुआ 40,000 तो था, उसके बाद वो 80,000 अरियर रुपए के साथ मिला के मेंटेनेंस के लिए, एनहांसमेंट के लिए वो गई हुई थी। फिर उसके बाद एक 125 भी आता है। कहीं ना कहीं ये दोनों कानून जो हैं सिमिलर इश्यूज को एड्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों लगाए जाते हैं, एज अ पैकेज लगाए जाते हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस में इंटरिम मेंटेनेंस भी ग्रांट हो जाती है और 125 में अलग से भी मेंटेनेंस ग्रांट हो सकती है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, दोनों। तो एक ही एलिगेशन, एक ही स्टोरी के ऊपर एक क्रिमिनल केस, 2 सिविल केस, फिर उसके बाद डिवोर्स भी उनके ऊपर अगर महिला ने फाइल किया है तो उनको झेलना पड़ता है, या फिर अगर उन्होंने फाइल किया है तो वो भी फाइट करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक सेक्शन 9 का भी केस आता है। महिला ये भी बोल रही है कि पूरा सारा का सारा क्राइम हुआ है, लेकिन सेक्शन 9 भी लगाएगी ये बोलने के लिए कि मैं तो उनके साथ जाके रहना भी चाहती हूँ। तो बिजार फॉर्म की एलिगेशंस के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप एक रिस्पोंडेंट बन जाते हो, आप एक अक्यूज्ड बन जाते हो, बाय डिफॉल्ट आप अक्यूज बन जाते हो। और जो मैं आपको केस बताना चाह रही थी, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल केस है, दिल्ली का केस है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनके 2 बेटे हैं और बड़े बेटे की जो शादी है मुश्किल से 1 साल चली। दोनों बाहर रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर रहते थे, बट मैडम इंडिया में वापस आती हैं। पूरी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज बाहर है, इंडिया के बाहर है, बट मैडम इंडिया में आती हैं और ये सारे के सारे केसेस उनके ऊपर फाइल कर देती हैं। डिमांड करती हैं 2.5 करोड़ रुपए की, कि 2.5 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं आपको नहीं निकलने दूंगी इन सब केसेस में। अपने देवर के ऊपर रेप का केस लगाती हैं, कहती हैं 2 साल पहले मेरे देवर ने मेरे को रेप करने की कोशिश की थी और ये जो देवर है उसके और उसकी वाइफ के साथ, यानी अपनी देवरानी के साथ प्रॉपर चैट्स हैं 1 साल पहले की, जहाँ पे वो उनकी जगह पे गई हैं, उनके शहर में गई हैं, प्रॉपर हॉलीडेज हैं, प्रॉपर चैट्स हैं, जहाँ पे सब एमिकेबल कॉन्वर्जेशंस हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की बात थी, तब रिश्ता इतना बिगड़ा नहीं था। लेकिन आज ये कह रही हैं कि 2 साल पहले जो है रेप कर दिया था देवर ने। और ये जो देवर है, इनकी वाइफ मेरे पास बैठ के मेरे घर में गुड़गांव में 1 घंटा रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है और कहती है दीदी ये एलिगेशन मैं एक्सेप्ट भी कैसे करूं। और वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं वो भी रोते हैं, उनकी पत्नी धर्मपत्नी भी रोती है, पूरी फैमिली मेरे पास बैठी थी। और अंकल मुझे बोलते हैं कि दीपिका जी मुझे एक बात बताइए, मेरा बेटा जिसने कुछ नहीं किया है, चलो बड़े ने तो गलती कर दी कि उसकी शादी हो गई, छोटा बेटा जिसने कुछ नहीं किया है वो आज क्रिमिनल्स के बीच में खड़ा होता है कोर्ट में। हमारे को अपने फिंगरप्रिंट्स सारे के सारे एज क्रिमिनल्स उनको देने पड़े। कहीं पे भी हम जाएंगे तो हमारे ऊपर एक क्रिमिनल एफआईआर दर्ज है और इसके ऊपर तो रेप की एफआईआर दर्ज है, जो कि बहुत बड़ा स्टिग्मा है, इतना हाइनस क्राइम है। और रेप जितना सीरियस क्राइम है, अगर कोई झूठा रेप केस लगाए वो भी इतना ही सीरियस क्राइम है, लेकिन उसको वैसे देखा ही नहीं जाता, देखा ही नहीं जाता। इतने सारी फैमिलीज हैं जो आज के टाइम पे सिर्फ डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस नहीं, ये फर्जी मॉलेस्टेशन के केसेस, अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले कंडोलेंस मीटिंग करी थी दिल्ली में, कम से कम भी वहाँ पे 7-8 पुरुष आए हुए थे जो मॉलेस्टेशन का केस झेल रहे हैं क्योंकि उनके भाई की वाइफ ने जो है उनके ऊपर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाया हुआ। तो कोई अंत नहीं है। क्या तरीका बचता है ऐसे लोगों के खिलाफ? मैं लीगली जानना चाह रहा हूँ, क्या फाइट करते रहो, फाइट करते रहो, जितने साल फाइट कर सकते हो फाइट करो। फाइट करने का मतलब क्या मतलब है? लेकिन अतुल के साथ क्या हुआ? अतुल कह रहा है मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, सब कुछ है मेरे पास, बताइए मैं साबित कर सकता हूं, अगर कोई जेन्युइनली तैयार हो सुनने के लिए, कि मुझसे पैसे मांगे जाते थे, लाखों रुपए मैंने अपनी पत्नी के परिवार को दिए हैं, मेरे साथ
घर में गलत होता था, सब कुछ मैं करता था, कमाता भी मैं हूँ, झाड़ू पोछा भी घर का मैं करता हूँ, अपने इन-लॉज को भी मैं पालता हूँ, उनके बिजनेस सेटअप करने के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ और मुझ पर ये सारे इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं। तो लेकिन बट एज ई सेड कि भाई उन्होंने जज का नाम लिया कि जज ने मुझसे कहा कि पहले तो मुझसे पैसे मांगे कि तुम 5 लाख रुपए दो, हम सेटल कर देंगे। उस आदमी ने मना कर दिया कि नहीं, आप मेरिट पे मेरा केस लड़ो। तो मेरिट पे केस लड़ने का मतलब ये है कि बस मैं अब तारीखों पे जाता रहूं और कुछ नहीं। मैं अभी सवेरे आने से पहले कल एक जर्नलिस्ट से बात कर रही थी, वो एक बहुत लंबी स्टोरी लिख रही हैं, तो मैं मुंबई में जो विक्टिम्स हैं जिनसे मैं कनेक्टेड रही हूँ उनसे बात कर रही थी। तो एक जनाब हैं जो मेरी डॉक्यूमेंट्री में भी थे उस टाइम पे, और मैंने उनका इंटरव्यू शायद 2013 में किया था, 2013 में किया था, और वो आज तक निकले नहीं हैं। कितने साल हो गए? 11 साल हो गए हैं। वो अपना 498 भी जीत चुके हैं, उनके ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस केस उनकी वाइफ ने फर्जी किया था वो भी जीत चुके हैं, लेकिन आज तक वो निकले नहीं हैं क्योंकि वो फाइट कर रहे हैं मेरिट पे। तो मेरिट पे फाइट करने का मतलब ये होता है। वरना और सब अगर उन्होंने उसी टाइम पे पैसे दे दिए होते तो आज वो शायद एक फ्री इंसान होते। मैं आपको बताती हूँ सौरभ जी, कल ही परसों की खबर है, भरतपुर राजस्थान का एक महिला थाना 5.5 लाख रुपए वहाँ के एक ऑफिसर के घर से मिले हैं। पुलिस स्टेशन में पैसे रखे थे वो मिले हैं। 5.5 लाख रुपए अगर एक दिन की, और उनके ऊपर जो पैसे हैं, गड्डियां हैं, उनके ऊपर केस नंबर लिखे हुए हैं। ओ यस, ओके। तो वो स्टोरी पूरी की पूरी है कि कैसे पूरा का पूरा थाना जो है करप्शन में इन्वॉल्व है और एक महीने की 1.5 करोड़ की कमाई है। दिस इज वेरी कॉमन। ऐसे ही पुरुषों से। यस, दिस इज वेरी कॉमन। मैंने 2023 में एक गैंग को पकड़वाया गुड़गांव में। बिनीता कुमारी और महेश फोगाट इनका नाम था। ये दोनों के दोनों जो क्या करते थे, बिनीता डेटिंग ऐप से लेके मिलके किसी पुरुष को होटल में लेके जाती थी, कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनाती थी और अगले दिन जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाती थी ये बोलते हुए कि उसका रेप हुआ है। फिर एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगा रही है उसको बुलाती थी और बोलती थी, देख भाई, या तो पैसे दे दे और या तो पूरी जिंदगी सड़ेगा। एक्सटॉर्शन रैकेट हो गया ये ना। ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी एविडेंसेस हैं। इन सब का अरेस्ट हुआ, इंक्लूडिंग दैट पुलिस ऑफिसर। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला भी कि पुलिस को हम लोगों ने यहाँ पे जेन्युइन विक्टिम्स को जस्टिस देने के लिए, अगर कोई झूठा बोलता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बिठाया हुआ है, पर ये लोग खुद एक्सटॉर्शन का में इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो ये बहुत कॉमन है। 498 में कम से कम भी 4 या 5 फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड होते ही होते हैं। हर चीज़ का प्राइस है। अगर नाम निकलवाना है 50,000 रुपये दे दो, 75,000 रुपये दे दो। अगर नहीं दोगे तो आपके सारे के सारे परिवार के ऊपर चार्जशीट फाइल होगी। लेट मी मेक दैट डिस्क्लेमर, सारे पुलिस ऑफिसर्स करप्ट नहीं होते हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स बहुत ही जेन्युइन हैं, एथिकल हैं, नाम निकाल देते हैं, कोई डिमांड नहीं करते हैं, बट ये बहुत कॉमन है ऐसा होना। फिर उसके बाद कोर्ट में जाओगे आप, आपका केस कोर्ट में जाएगा तो पेशकार वहाँ पे किसी ना किसी तरह की डिमांड करेंगे। मतलब हर चीज़ का कहीं ना कहीं सिस्टम में एक प्राइस सेट है, और आदमी जो है उसको पुलिस स्टेशन के लेवल पे भी पैसे देने पड़ते हैं, उसको कोर्ट के लेवल पे भी पैसे देने पड़ते हैं, उसको एडवोकेट को भी पैसे देने हैं, उसको ट्रैवल करने के भी पैसे उसके देने हैं, फिर उसके ऊपर मेंटेनेंस के भी लगती है, उसके भी पैसे देने हैं। फिर उसके बाद अगर उसको एलिमनी, अगर अपना पीछा छुड़ाने के लिए एलिमनी का अग्रीमेंट करना है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो एक आदमी है जो कोलू का बैल है, जो ये पूरे सिस्टम में जो है पैसे देता रहता है। इसीलिए अतुल ने बोला एग्जैक्टली बोला कि उसने। मैं इस एटीएम को बंद कर रहा हूं। और आप कितना फेस कर लोगे सौरभ, कितना फेस कर लोगे? आज के टाइम पे डिबेट्स में फेमिनिस्ट बैठ के बोलती हैं कि मिनिस्क्यूल नंबर है, इतने तो कोई होते नहीं हैं, महिलाओं के खिलाफ ये पूरी की पूरी साजिश कर रहे हैं लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी एक महिला को अगर वो विक्टिम है, बट इंस्टेड ऑफ शी गेटिंग जस्टिस, उसको एक परपेट्रेटर बना के उसके ऊपर 10-10 मुकदमे लग जाएं, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई महिला आए, सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन आदमी इतने सारे हैं, धक्के खाते रहते हैं। और जो एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और जो बहुत लीस्ट टॉक्ड अबाउट इशू है सौरभ इन सारे केसेस में, वो है बच्चा। आपका अपना बच्चा जिसको आपने अपने जिगर के टुकड़े की तरह देखा, पाला भी कुछ समय के लिए,
उसके बाद जस्ट बिकॉज आपकी शादी टूट गई, महिला उस बच्चे को ले गई, आपकी पत्नी उस बच्चे को ले गई, शक्ल भी नहीं देख पा रहे हैं, शक्ल भी नहीं देख पा रहे हैं बेचारे। इतने सारे हैं जो कहते हैं मैम क्या स्कूल में जाके देख सकता हूँ, मतलब एंडलेस टेल्स हैं सौरभ, मैं तो पूरा दिन बिता सकती हूँ ये केसेस। मैम स्कूल में मेरी वाइफ ने एप्लीकेशन लगा दी है कि इसका फादर अगर स्कूल में आ जाए बच्चे को देखने के लिए तो देखने नहीं देना। स्कूल वाले डर जाते हैं कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते। चाइल्ड वेलफेयर कमीशन वालों के पास जाता है कि हमारे को किसी तरह की सुनवाई कर दो, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन वाले बोलते हैं हम लोग नहीं दिखा सकते। अभी एक बेचारे जनाब हैं, वो अपने 2 बच्चों से इतना ज़्यादा क्लोज है और उनके बच्चे उनको इतना प्यार करते हैं, लेकिन वाइफ एडमेंट है कि नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। कोर्ट से ऑर्डर लेकर आते हैं समर हॉलीडेज में वीकेंड कस्टडी की, कि एक रात जो है बच्चे अपने पिता के पास रहेंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं, महिला बोलती है नहीं दिखाऊंगी, पुलिस बोलती है सर हम कुछ नहीं कर सकते। छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, समर हॉलीडेज, कंटेम्प्ट की पिटिशंस यहाँ तो लगाते वीटो रहो। है ना माँ के पास, वीटो भी है और सिस्टम हेल्पलेस है, बोलता है हम लोग नहीं कुछ कर सकते। भाई ये तो आदमी को तो आप जेल में भी डाल सकते हो, 107-51 का पर्चा दर्ज कर देते हैं आदमियों के ऊपर अगर उनकी वाइफ के साथ लड़ाई हो जाए। अभी परसों मैंने रात को एक ये बात कितनी करी, बड़ी क्रूरटी का हथियार है ये अभी मैंने परसों रात को बाप सौरभ को जी एक बच्चे बात करी। बच्चे का चेहरा भी ना देखने यस, उसने मुझे बताया कि मैम ये मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटती है, इतनी बुरी तरह से, यस इतनी बुरी तरह से पीटती है। अभी मैंने आपको ऑडियो सुनाया ही था ना, जिस तरह से वो गालियां दे रही है वो भी पीटती थी। तो कहता मैम मैंने पुलिस को कॉल किया, मैंने पुलिस को बुलाया कि आप मुझे प्लीज प्रोटेक्ट करो, मुझे बचा लो, ये मेरे को बहुत ज्यादा पीट रही है। पुलिस ने उसी के ऊपर 107-51 करके उसको जेल में डाल दिया। अभी एक जम्मू का केस में सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया है, उसके पूरी बॉडी पे निशान है, उसकी वाइफ ने उसको चक मार दिए हैं, उसको डंडे से इतनी बुरी तरह से पीटा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे इंजरीज हैं जो कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में आया है। पुलिस FIR ही दर्ज नहीं कर रही है और उसको बता रही है कि तुम्हारे और तुम्हारे पूरी फैमिली को जेल में डाल देंगे अगर इसने FIR करवाई तो प्रेजुडिसेस हैं, एक तो कानून एक तरफा है, फिर उसके बाद आप अगर अपनी आवाज़ उठाते भी हो तो आपको ये बता दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास कानून नहीं है, लेकिन वो अगर आके केस करेगी तो हम लोग बच्चों के लिए बेचारे दर दर भटकते रहते हैं। कंटेम्प्ट की पिटिशंस डालते रहो कोर्ट में, सुनवाई नहीं होती है। तो बहुत बहुत बड़ी एक संख्या है जो ये फेस कर रही है और इसीलिए हम या लोग आप outrage पैसे देख देते रहे हैं। रहो, पैसे दे दोगे तो पैसे से सब काम होंगे। अतुल ने रिफ्यूज किया कि मैं आपको रिश्वत नहीं खिलाऊंगा, मैं अपना केस लड़ता रहूंगा। सेटलमेंट के लिए उससे पहले 1 करोड़ रुपए, फिर 3 करोड़ रुपए मांगा गया। तो ये आर्बिट्ररी है, वो महिला कुछ भी मांग सकती है, कुछ भी मांग सकती है। कर्नाटका के हाईकोर्ट की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें महिला जो है शायद सिर्फ 6 महीने की शादी चली थी और 6.5 लाख रुपए मेंटेनेंस मांग रही थी। तो जज ने, हालांकि वो फीमेल जज थी और बहुत ही अच्छी जज हैं वो, उनकी बहुत सारी जजमेंट्स काफ़ी वायरल भी हुई, मतलब जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी वायरल हुई। उन्होंने बकायदा बोला 6.5 लाख रुपए किस लिए भाई, किस लिए? अगर वो अच्छा कमाता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सारी की सारी अपनी अर्निंग आपको फ्री में ऐसे देता रहेगा। और उसके बाद उन्होंने केस फाइल्स मंगाई कि क्या क्या उनकी अर्निंग है। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं हैं बकायदा काम कर रही होती हैं, लेकिन कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं ये होता काम है। कर रही थी ना हाँ, ये तो काम कर रही है। निकिता। या हाँ। शी वाज तो अतुल वर्किंग ने इन बोला कि ये काम करती है, Yes. स्टिल मैं जौनपुर में अपने बच्चे को पालने के लिए 40,000 रुपए दे रहा हूँ। यस, एक्सेंचर में काम कर रही थी। तो वो कंसिडर नहीं किया जाता? कानून कहता है कि कंसिडर करना चाहिए, लेकिन हमें सौरभ ये भी समझना पड़ेगा कि कानून जो किताबों में लिखा हुआ और जो कानून जजेस इम्प्लीमेंट करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक परसेप्शंस भी आ जाती हैं बहुत सारे जजेस की। कुछ जजेस होते हैं बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं, कुछ जजेस होते हैं बहुत न्यूट्रल होते हैं। इस केस में जो है 40,000 रुपीज़ पे करना, आई थिंक उनका बच्चा 2-2.5 साल का था जब ये मेंटेनेंस ग्रांट हुई थी। इट्स क्वाइट अ सब्सटैंशियल अमाउंट। उनकी ऑन रिकॉर्ड जो सैलरी है वो 85,000 रुपीज़ है, तो इट इज़ 50%। अतुल तो की वो, बात कर रहे हैं ना? हाँ, अतुल की। तो किस ग्राउंड्स पे दिया है वो तो चलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हुए हैं। लेकिन आपकी बात से सुन के ये लग रहा है भाई लॉ का मतलब है अ प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन दैट हैज टू बी फॉलोड इन ऑल केसेस। आप इसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बड़ी आर्बिट्ररी पावर्स है, पहले नीचे थाने के लेवल पर पुलिस वाले के पास, फिर कोर्ट केस लग गया तो जज के पास। ऐसा नहीं है कि भाई ये ट्रीटमेंट सबको मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़की ने केस कर दिया
और आती ही नहीं है कोर्ट में। उसके बाद आदमी चक्कर काटता रहे, जज के सामने भीख मांगता रहे कि सर वो तो आई नहीं रही, तारीख 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 नहीं तारीख। आ रही तो बोलो, तो तुम नहीं आती तो मैं केस हम हटाते हैं, केस खारिज नहीं करते हैं। नहीं नहीं। और खासकर जहाँ पे महिला को ये लग जाए कि वो उस स्टेज पे आ गया है जहाँ पे क्रॉस वगैरह होने वाला है, नहीं। ऐसे अभी कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, उसको उसको एक रेप केस झेलते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। अब जाके वो केस जो है क्रॉस पे आया है, 4 डेट्स निकल गई हैं। क्रॉस कहती मतलब क्रॉस हाँ, एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन 4 डेट्स निकल गई हैं। कभी उसको चक्कर आ रहे होते हैं, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। 4 डेट्स निकल गई हैं, क्रॉस ही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो लीनियंसी बहुत ज़्यादा है टू प्ले विद द सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले बोला, नीयत ये होनी चाहिए कि आप न्याय करो, न्याय प्रणाली को खेलने वाले के साथ खेलने वाले इंसान को इंसेंटिवाइज मत करो, बट वो हो रहा है। हम लोग तो आज आए दिन ऐसे केसेस देखते हैं। उन्हें कुछ प्रूव क्यों नहीं करना पड़ रहा? जैसे आपने बोला 377 अननेचुरल सेक्स किया, कहीं कोई तो मुझे सबूत देगा ना किसी अपराध का, मांगेगा ना कोई बच्चा, हाँ ये बताओ कैसे, कब। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं, खासकर 2012 के बाद, द वर्बल टेस्टिमनी ऑफ अ वुमन इज सफिशिएंट टू प्रोसिक्यूट द मैन। अभी मेरे पास ये केस के आने के बाद बहुत ज़्यादा केस है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स भी कनेक्टेड हैं। अभी मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप चैट में आपको दिखाती हूँ, तो एक जनाब आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा दीपिका प्लीज़ रेज दिस पॉइंट कि हमारे पास कोई पावर्स ही नहीं छोड़ी हैं कि जो 164 स्टेटमेंट जो जज के सामने महिला दे रही है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर ले वापस से मुड़ के। हमें बस वो स्टेटमेंट कोर्ट में देनी है, चार्जशीट फाइल करनी है उसी के बेसिस पे। Why do apply your mind? उन्होंने जो मुझे एग्जाम्पल दिया इज एक्चुअली हॉरिबल। वो कह रहे हैं 161 में कोई आपसी झगड़े वगैरह की कोई वो थी, या कोई चोरी चकारी का कोई था, या किसी भी तरह का डिस्प्यूट था। 161 में ये लिखा हुआ है बकायदा, और उसके बाद 164 में जाके वो बोल रही है कि नहीं रेप हुआ है, और हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि 164 जो स्टेटमेंट है हमारे को ये बताया हुआ है 164 स्टेटमेंट कराओ और इसका चार्जशीट फाइल कर दो। इन न्यूमरेबल रेप केसेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 164 की जो स्टेटमेंट है महिला की, उसी के बेसिस के ऊपर जो है पूरा नॉर्मली केस चल रहा मेरा है। मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, मार पिटाई हो जाए, मैं थाने में जाऊंगा, थाने वाला क्या करेगा, वो मेरी शिकायत लेगा, एफआईआर नहीं लिखेगा, उन पर मेरी शिकायत लगेगा, फिर वो मेरे घर आएगा, फिर वो पूछेगा, पड़ोसियों से पूछेगा, क्या इन्वेस्टिगेट करेगा। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता सौरभ, ऐसे कुछ नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अभी इसी साल की एक जजमेंट, एक बेल का केस बताती हूँ, एंटीसिपेटरी बेल उसमें मिली। मतलब हम कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर को भी हमारे को देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट, लड़ाई होती है, आई डोंट रिमेंबर, शायद तो लड़की के घर पे लड़के वाले आ जाते हैं जो, और पूरा बहुत हाथापाई वगैरह हो जाती है, या लड़के के घर पे लड़की वाले चले जाते हैं और पूरा हाथापाई हो जाती है। मेरे ख्याल से इसमें लड़की के घर पे लड़के वाले जाते हैं और बातचीत के लिए, और पूरी हाथापाई हो जाती है। तो दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज होती है मार पिटाई की और ये सब की। उसके 3-4 दिन बाद पति की माँ पत्नी के पिता के ऊपर रेप का एलिगेशन लगाती है कि जब हम वहां पे गए तो इसने मेरा रेप करने की कोशिश की या रेप किया। और ये भागे भागे फिर एंटीसिपेटरी बेल लेने दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट पूरा सिनेरियो देखता है कि पहले ये एफआईआर फाइल हुई थी, उसके बाद रेप का एलिगेशन लगाया है, और लगता है कि ये बिल्कुल फंसाने के लिए लगाया गया है। और ये जो लेडी हैं, जो उसकी पति की माँ है, वो खुद डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं तो ये 4 दिन बाद एफआईआर क्यों दर्ज करा रही हैं अगर ऐसा कुछ हुआ था तो। और इस बिना पे उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। बट क्या अभी उनका रेप का ट्रायल तो फिर भी उनको फेस करना पड़ेगा। बेल ही मिल सकती है। इंदौर का एक केस था जहाँ पे एक लड़की जिनका अपने ही प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप था, वो अपने प्रोफेसर के ऊपर रेप केस लगा देती है कि इतने समय से ये जो है मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। उनके ऊपर रेप की धारा में केस दर्ज हो जाता है। तो उसके बाद प्रोफेसर की पत्नी, जिनको पता है कि जो भी सब था इनके बीच में कंसेंशुअल था और सब कुछ चैट्स वगैरह हैं, सब कुछ है, वो इस महिला के फादर के ऊपर रेप केस लगा देती हैं कि ये जो लड़की है ब्लैकमेल करने के लिए रेप केस लगा रही है, और इसके फादर ने मुझे डिस्कशन के लिए बुलाया कहीं पे और गाड़ी में मेरा रेप कर दिया। कुछ भी बोल दो, कुछ भी हो रहा है। अभी फरीदाबाद में हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज कराई है गैंग के ऊपर।
उसमें महिला 7 महीने पहले की एपिसोड बता रही है, और आप स्टोरी सुनिए सौरभ, इससे पता चलता है कि क्या हो रहा है ग्राउंड में। लड़की बोलती है कि मैं थिएटर में गई मूवी देखने के लिए शाम को, और मैं वहाँ पे, मेरी एक फ्रेंड आ रही थी मेरे साथ देखने, बट उसने मना कर दिया आने के लिए, तो मैं अकेली मूवी देखने लग गई। तो मेरे बगल वाली जो सीट पे एक बंदा बैठा था, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी, और वो कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली। कोई अजनबी इंसान आपको कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, आप पी रहे हो थिएटर में बैठ के, जो कि अपने आप में ही बड़ा स्ट्रेंज है, बट चलो कोई नहीं। फिर उस कोल्ड ड्रिंक को पी के मुझे नशा हो गया। फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो मैं थिएटर से निकलने लगी। तो ये इंसान मुझे बोलता है कि चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे घर छोड़ दो। और उस मॉल की बेसमेंट की पार्किंग में उसने मेरा रेप कर दिया। मैं उसके बाद डिप्रेशन में चली गई। उसके 7 महीने बाद मैं फेसबुक चला रही थी, तो मुझे इस लड़के की शक्ल दिखी, और मुझे याद आया कि ये वही लड़का है, और मैं आज रेप की FIR दर्ज कराने आ रही हूँ। इस आदमी को इल्म भी नहीं होता है कि इसके खिलाफ रेप केस हो गया है। इसने उस लड़की को कभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, उसका नाम नहीं जानता। इसको इमीडिएटली फरीदाबाद पुलिस उठा लेती है, और इसके साथ जिन लोगों ने इसको फंसाया था वो बोलते हैं कि 50 लाख रुपए दे दो तो हम लड़की का स्टेटमेंट चेंज करा देंगे, और नहीं तो तुम्हारे को जेल में जाना इनका पड़ेगा। कभी आमना सामना हुआ ही नहीं है? नहीं तो उसने रैंडम पिक कर लिया एक आदमी? नहीं, उसके वो शी वाज पार्ट ऑफ अ गैंग, एंड हाँ, दैट और गैंग न्यू। गैंग का पार्ट था। Yes. तो इसको क्यों चुना, मैं ये जानना क्योंकि चाह रहा हूँ। उस गैंग का जो एक मेंबर था, उसको पता था कि ये आदमी के पास थोड़ा पैसा है, वो एक सोशल सर्कल में थे। और कौन देखने जा रहा है कि 7 महीने पहले कौन से थिएटर में तुम गए थे, उसका टिकट है कि नहीं है, तुम दोनों अगल बगल की सीट पे बैठे थे कि नहीं बैठे, तो मतलब ये कोई नहीं देखेगा। बट ये बंदे ने 5 महीने जेल में बिताए। जो जज हैं जिनके पास बेल की एप्लीकेशन गई, वो जज देख रही हैं, इनकी फैमिली ने 33 लाख रुपए दे दिए थे, क्योंकि ये जेल में चले गए थे, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो परिवार जो है बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड था। इन्होंने 33 लाख रुपीज़ दे दिए। तो उस लड़की ने फिर एफिडेविट साइन करके दे दिया कि नहीं, मुझसे तो गलत फहमी हो गई थी, इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो एफिडेविट होने के बावजूद, वो जज ये देखने के बावजूद कि एक रेप का केस हुआ है, उसके बाद एफिडेविट आ गया है जिसमें लड़की बिल्कुल डिनाई कर रही है कि कुछ नहीं हुआ, इनकी बेल रिजेक्ट कर देती है, रादर देन गेटिंग इनटू द केस कि केस की डेप्थ में है क्या, फैक्ट्स क्या है। एंड देन ही हैड टू गो टू द हाई कोर्ट टू गेट बेल। और अब 9 महीने बाद इनके जेल से आने के, आई हैव बीन रनिंग अराउंड विद दिस मैन। हम लोगों ने DGP हरियाणा को लिखा, हम लोग होम मिनिस्टर अनिल विज जी के पास गए, हम लोगों ने कंप्लेंट्स फाइल करी। तब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी जिसने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। अब उस गैंग के ऊपर FIR हुई है 9 महीने बाद, लेकिन आज तक अभी उनका किसी का भी, ना उस लड़की का और ना ही उस आदमी का जो इस गैंग का। इनका केस खत्म हो गया? नहीं, चलेगा अभी केस। लड़की इनका के रेप ऊपर FIR हो रही है और यस, कोशिश इनका हो रही रेप है केस अभी भी हमारे को कॉश करवाना जो पड़ेगा वो हाई कोर्ट कागज पे लिख जाके। के दे चुकी है यस कि मुझसे गलतफहमी हो गई। It is bizarre, and that's why these cases have turned into an extortion business. अगेन मुझे हमें वो कैवियट कहती रहनी चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा कि कोई गलत इंप्रेशन जाए कि हम किसी को हार्म करें। इज नॉट अगेंस्ट जेन्युइन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और वो बहुत आम है, उसके खिलाफ नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है जो आप सुन रहे हैं। और अच्छी बात है कि दीपिका आपको एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब जिंदा उदाहरणों के साथ बता रही है जो हो रहा है। मैं कभी भी कोई भी जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देती हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है जो मैं कर रही हूँ, एंड आई कैन नॉट गो रॉन्ग। एंड ऑल दीस एग्जांपल्स आर वेरीफाइबल जितना आपने। यस, एब्सोल्युटली, विद डॉक्यूमेंट्स। 2021 में मैंने एक लड़की को एक्सपोज किया गुड़गांव में, जो एक ही साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 रेप केस दर्ज करा चुकी थी। एक साल में, एक ही महीने में उसने गुड़गांव में 2-2 रेप के केसेस फाइल करे हैं। और मुझे ऐसे पता चला कि एक इंसान जिसको इन्होंने रेप के केस की धमकी देके शादी कर ली, विद इन 3 दिन, वो डेटिंग ऐप पे मिले थे, 3 दिन में उनकी शादी हो जाती है, क्योंकि वो बोलती है नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस और तुम्हारे दोस्तों के ऊपर गैंग रेप केस डाल दूंगी। और ये लड़का मेरे पास रोते हुए आता है कि मैम मैं सुसाइड कर लूँगा। और उसके बाद मैं केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती हूँ, तो वो मुझे बताता है कि मैम जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस वाले मेरे ऊपर हंसने लग गए, कहते हैं अरे तूने किससे शादी कर ली, ये तो पहले 7 रेप के केसेस कर चुकी है। तो सोचिए, पुलिस को पता है, फिर भी कुछ नहीं। जयपुर में इस साल एक महिला का अरेस्ट हुआ, वो पिछले 6 साल में 14 रेप के केसेस कर चुकी है। एक जबलपुर में महिला को हमने एक्सपोज किया, वो पिछले 5 साल में 7 रेप केसेस कर चुकी क्या थी। हुआ इनका? अब तो वो एक्सटॉर्शन में उनका बुक हो गई और उनका अरेस्ट भी हो गया, बट
क्योंकि मैंने आगे आके एक्सपोज किया, इन फैमिलीज़ को स्ट्रेंथ दी कि चलिए फाइट करते हैं, नहीं तो ये और भी ज़िंदगियां बर्बाद करेगी। थोड़े से लोग में हिम्मत आई और इस चीज़ को एक्सपोज किया। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे केसेस हैं सो सौरभ। व्हाट इज द एंड, मतलब क्या आप जैसे लोग आपके पास आते हैं, आप कैसे मदद करती हैं इनकी, मतलब क्या किया क्या जा सकता है ऐसे केसेस के लिए? टेस्ट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद करने की सौरभ की। कुछ केसेस में सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट डाल देती हूँ, टैग करती हूँ पुलिस अथॉरिटीज़ को। कुछ लोगों को झूठे रेप केसेस में अरेस्ट से बचाया है। इस तरह से पुलिस को प्लीड करते हैं हम कि आप एक बार सबूत देख तो लीजिए। बिल्कुल ब्लाइंडली आप एक साइड को बिलीव करके मत एक कोअर्सिव स्टेप लीजिए। कुछ लोगों को अरेस्ट करवाया है इस तरह के जो एक्सटॉर्शन गैंग्स चला रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर एक्सटॉर्शन चल रही है। नहीं, जैसे मतलब आपने बताया कि 498A में पहले इमीडिएट अरेस्ट होता था, वो बंद हो गया बाद में, लॉ में कुछ बदलाव जी किया गया ना, जी। तो ऐसे लॉ डिमांड सम चेंजेस, लेकिन फिर उसमें ये दूसरा पक्ष और वो भी जेन्युइन लगता है कि भाई महिलाओं को इंसाफ देने के लिए जो कानून बने हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। सौरभ, मैं कतई ये नहीं बोलूँगी कि जो इफ़ेक्टिवनेस है या जो स्ट्रिक्टनेस है कानूनों की वो ना हो, वो होनी चाहिए। लेकिन एक डेटरेंट भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है इन जो भी अभी पिछले 1 हफ्ते में या 10 दिन में हो रहा है इंडिया में, एक चीज़, एक सिंपल सी चीज़ जो हमारे लॉ मेकर्स का इंटेंट दिखा सकती है हमारे को कि नहीं, पुरुषों की भी लाइफ की वैल्यू है, वो ये है कि एक कमिटी सेटअप की जाए जो एनालाइज करे कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। आप एनालाइज कीजिए, आप पैन इंडिया इन केसेस का कितना यूज, कितना इफेक्टिव यूज हो रहा है और कितना मिसयूज हो रहा है, उसको एक बार एनालाइज कर लीजिए। हमारे कहने पे मत जाइए, नहीं बोल रहे हम आप हमारे कहने पे जाइए। आप खुद सिस्टम से उठाइए कि कितने मुकदमे सही हैं और कितने मुकदमे झूठे हैं, और अगर मुकदमे झूठे हैं तो उसमें कुछ पनिशमेंट दे रहे हैं या मिल रही है इन ऐसी महिलाओं को कि नहीं। आप खुद एनालाइज कीजिए, कुछ रिटायर्ड जस्टिसेस की कमेटी इंस्टीट्यूट कर दीजिए दैट लुक्स एट इफेक्टिवनेस ऑफ दीज लॉज। किस लिए बनाया है कानून? महिलाओं को न्याय देने के लिए बनाया ना। ये हथियार की तरह इस्तेमाल हुए, ये तो किसी का भी शायद इंटेंट नहीं होगा। तो इस इंटेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो कीजिए। नॉट वन लॉ मेकर, नॉट वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जबकि ये पिछले पूरे 10 दिन से पार्लियामेंट जो है सेशन में है, किसी एक पार्लियामेंटेरियन ने ये नहीं बोला दैट वी आर कंसर्न्ड, वी आर जस्ट इवन कंसर्न्ड कि ऐसा हो रहा है। और बहुत लोग हैं जो आवाज उठा के बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो वी विल टेक कॉग्निजेंस। नॉट वन। एंड में लेट मी कम बैक टू, इज इट नॉट अ वैलिड क्वेश्चन टू आस्क? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतने लोग आवाज उठा रहे हैं, इतने सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप एज अ रिस्पॉन्सिबल लॉ मेकर उस चीज़ की कॉग्निजेंस भी नहीं लेते हो। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज फेलियर ऑफ आवर लॉ मेकर्स, बट दैट ऑल्सो पॉइंट्स टू अ फैक्ट which Atul said in his suicide video. Value of life. I think जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है महिलाओं के साथ होती है तो वो भी गलत है, पुरुषों के साथ हो रही है अब तो वो भी गलत है, और उस गलत का भी कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ, महिलाओं की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, उनको न्याय मिलना भी इम्पॉर्टेंट है, बट do not treat men as disposable entities. They are also human beings. If India's daughters are important, India's sons are important as well. Because there are so many people who are actually killing themselves. Nobody wants to do that. इसलिए मैं हमारे कॉन्वर्सेशन के एंड में अतुल के केस पर ही आना चाहता हूँ और उसी नोट पर एंड करना चाह रहा था। अतुल ने क्या कहा कि भाई मैं अब फीड नहीं करूँगा अपने टॉर्मेंटर्स को, तो इसलिए आई एम टेकिंग, एज यू सेड कि मैं एटीएम बंद कर रहा हूँ, आई टेक अवे माई लाइफ। ही मैं तो अब खबर देखी तो हैरानी रह गया, वो जो मेंटेनेंस का केस था हैज बीन शिफ्टेड टू हिज फादर, आई बिलीव। Yes, yes. They have received new हाँ, कि case. भाई Yes. अब आप मेंटेनेंस दीजिए जी उस लड़की को जी और बच्चे के लिए। जी। गॉड नोज आगे क्या होगा। सो द बॉय हैज किल्ड हिमसेल्फ, व्हाट हैपेंस टू द केसेस? अब क्या आगे क्या होगा? ही वांटेड कि उसके बेटे की कस्टडी उसके पेरेंट्स को मिल जाए। इज इट गोइंग टू हैपन? इज देयर एनी चांस? बिकॉज यू सी सो मेनी केसेस। मैं आपको सौरभ इनफैक्ट ये डेफिनेटली शेयर करना चाहती थी। ये अरविंद भारती का सुसाइड नोट है। अरविंद भारती ने दिल्ली में सुसाइड किया था।
2017 में सुसाइड किया था। ये उनके सुसाइड नोट का 13वां पेज है, जिसमें लिखा हुआ है, मेरी मौत का जिम्मेदार सबसे पहले तो अंधा और झूठा कानून है और उसके बाद मेरी पूर्व पत्नी ऋचा है। ऐसा कह भारत का कानून ऐसा बन गया है कि पुरुष तो पैदा होते ही गुनाहगार बन जाता है। ना ही इस जिंदगी में मुझे न्याय मिल सका है और ना ही मेरी मौत के बाद भी मुझे लगता है मुझे न्याय मिलेगा। और अरविंद ने इतनी सच बात बोली थी। 2017 से 2024 आ गया है, 7 साल हो गए हैं। आज भी अरविंद भारती का केस अबेटमेंट टू सुसाइड का चल ही रहा है। एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। हम लोगों ने सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसके बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। ये अवधेश यादव का केस है। ये केसेस मेरी डॉक्यूमेंट्रीज में लोग दे सकते हैं। अवधेश कहता है कि इस तरह का कानून हमारे देश में बना जो कि सिर्फ एक लड़की के मौखिक बयान से सबको परेशान कर देता है। क्या एक चांस नहीं मिलना चाहिए दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का? सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट से मुझे मुजरिम बना दिया। पुलिस बैंक में आ गई। मेरी अपनी रेपुटेशन जहां मैं काम करता हूं वहां खराब हो गई। और उसके सिर्फ एक स्टेटमेंट से मेरे पिता और मेरे भाई को पुलिस वाले ले गए और उनको वहां पे गिड़गिड़ाना पड़ा। मेरा परिवार जिसने कभी पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं, उनको मेरे कारण ये दिन देखना पड़ा, जबकि उन्नति की कही एक भी बात सच नहीं थी, ना ही दहेज ना मारपीट। हम लोगों ने 2013 में ये एक रिसर्च रिपोर्ट रिलीज की, हस्बैंड मर्डर बाय वाइफ। इसमें 850 केसेस हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किए, जहाँ पे आदमियों ने झूठे केसेस की वजह से या तो जान दे दी, और या ऐसे भी केसेस 350 थे जहाँ पे आदमी का उसकी वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके मर्डर कर दिया। तो द परसेंटेज इज नॉट मिनिस्क्यूल। देयर इज अ लॉट ऑफ रॉन्ग दैट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी टुडे विद मेन एज वेल, एंड वी नीड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। अब अतुल के केस में ट्रायल चलेगा। अबेटमेंट टू सुसाइड का जो चार्ज है वो दोनों तरफ से एविडेंसेस जो हैं कोर्ट्स देखेंगी, और उसके बाद एक जैसा क्रिमिनल ट्रायल चलता है वो चलेगा कि कौन, बहुत मुश्किल होता है कि कौन गिल्टी है या कौन नहीं है। अबेटमेंट एक बहुत ही पेक्यूलर लॉ है और अबेटमेंट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हालांकि अतुल के केस में आई रियली होप कि उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को समझा जाए और इन इट्स ऑथेंटिसिटी माना जाए। यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टिगेशन है। उनकी वाइफ ने उनको कोर्ट में कहा था कि तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, और उसके बाद अगली डेट पे उसकी सास ने कहा था कि अभी तक तुम मरे क्यों नहीं हो, और ये भी कहा कि तुम्हारे तो मरने के बाद भी हम पार्टी करेंगे। और शायद अब मेरे साथ पूरा का पूरा भारत देखेगा इस केस का फाइनल कंक्लूजन क्या होता है। बट कहीं ना कहीं वो साइंस तो दिखने लग गए हैं कि अभी एक और उनके ऊपर केस कर दिया गया है बच्चे की तरफ से ग्रैंडफादर के ऊपर। तो शायद वो जो उसकी सास बोल रही थी वो कहीं ना कहीं सच ही बोल रही होगी कि उसके मरने के बाद भी वो जो है उसकी मौत के ऊपर पार्टी अच्छा, लड़का करेंगे। चला गया और जो केसेस बाकी फैमिली पर होते हैं वो भी चलते रहते हैं। जी, ये जो अवधेश का केस है, फाइनली इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा लड़की की फैमिली के साथ। बच्चे की मौत के बाद भी यस, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस थे वो ज्यों के तो बने रहे। को लगता होगा हम पहले ही कर लेते तो शायद जिंदा ही मतलब बच जाता। इट्स वेरी डिप्रेसिंग समटाइम्स। इट इज़ वेरी हेल्पलेस फीलिंग समटाइम्स कि हमारा कानून जो है इस तरह से कैसे काम कर सकता है। और बच्चे की कस्टडी की भी बात अगर मैं बोलूँ तो नहीं जाएगी वो उनके पास, अतुल के माता पिता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। स्टिल वी होप कि अतुल को जिन हालात में अपनी ज़िंदगी का अंत करना पड़ा, ऐसे पहले ऐसी सूरत किसी और के सामने कभी ना आए और उसको उसकी फैमिली को इंसाफ ज़रूर मिले। भले ही जैसा आपने बयां किया है ये आसान तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और हमारी कोशिश ये है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जो कानून बने हैं, बहुत अच्छी बात आपने की, वो हथियार नहीं बन जाने चाहिए जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सके रैंडमली, और उगाही का ज़रिया ना बन जाए, किसी को प्रताड़ित करने का ज़रिया ना बन जाए, किसी को उसकी ज़िंदगी लेने के लिए मजबूर करने का एक हथियार ना बन जाए। कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं। इसी के लिए हमने ये प्रोग्राम किया, ये बातें आप तक पहुंचाई। एक चीज़ बस मैं सौरभ बोलना चाहूँगी। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जिसका नाम है एकम न्याय फाउंडेशन, और हम पता नहीं कितने मैसेजेस हर रोज़ रिसीव कर रहे हैं जहाँ पे पुरुष ये कह रहे हैं कि मैं भी अतुल सुभाष हूँ और मैं भी मुझे भी सालों से परेशान किया जा रहा है और मैं भी उसी कगार पे हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के ऐसे पुरुषों से और उनके परिवारों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सुसाइड
कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि सुसाइड किसी भी तरह का सोल्यूशन है, आपकी फैमिली फिर भी सफ़र करती रहेगी। तो प्लीज़ फ़ाइट कीजिए। महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए बहुत सालों साल, दशकों से एफ़र्ट लगा के, मेहनत करके फ़ाइट करी है। तो अगर पुरुषों को सिस्टम को बदलना है तो फ़ाइट करना पड़ेगा, ऐसे गिव अप करने से नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हैं, जूझ रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो पुरुषों की भी मदद करती हैं। आप प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और साझा कीजिए, फ़ाइट करने की कोशिश कीजिए, कानूनों को समझिए, जानिए और अपने न्याय के लिए लड़ाई कीजिए। अदरवाइज़ बहुत बुरा लगता है जब हमें पता है कि हम लोग हैं लोगों की मदद करने के लिए, फिर भी लोग हम तक या तो पहुँच नहीं पाते हैं या गिव अप कर देते हैं। बहुत बहुत ये परेशानी बहुत बहुत होती है। इंपॉर्टेंट मैसेज था जो आपने ये यस, दिया है। प्लीज सुसाइड, डोंट गिव अप, यस, प्लीज़ डोंट गिव अप। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने केस लड़े भी हैं और जीते भी हैं, हालाँकि एक लंबी लड़ाई के बाद। लेकिन अपने माँ-बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्लीज़ डू नॉट गिव अप, प्लीज़ डू नॉट गिव अप। इसी नोट पे बहुत शुक्रिया दीपिका, थैंक यू, प्लीज थैंक यू, कीप ऑन थैंक डूइंग दिस, Thank दिस इज वेरी एसेंशियल सोशल सर्विस। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। आप देख रहे थे खुल्लम खुल्ला विद सौरभ। जल्द हाजिर होंगे आपके सामने फिर कुछ वक्त के बाद एक नए मेहमान को लेकर। आज इतना ही।